हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि एयरफोर्स फिजिक्स के लिए हम लेकर आए हैं बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आज के प्रैक्टिस से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व की विमा है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आपेक्षिक घनत्व कोण और विकृति ये सभी ऐसी राशियां हैं जिनकी ना तो कोई विमा होती है ना तो कोई मात्रक होते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि कोण की कोई विमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती और घर्षण की कोई विमा नहीं होती। तो फिर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कण द्वारा t समय में किया गया विस्थापन समीकरण, यानी विस्थापन का हमें समीकरण ज्ञात है। तो कण का त्वरण है, तब हमें कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और वेग की दर को त्वरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी डी टी ऑफ यस, फिर उसके बाद डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर का जो भी मान आएगा वो कण के त्वरण का मान होगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो यस का टी के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, डी डी टी ऑफ यस इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन होता है 2t माइनस 2 इंटू टी का अवकलन 1 होता है और 1 का अवकलन 0 होता है। तब डी डी टी ऑफ यस कितना आ जाएगा 6t माइनस 2। इसका हमें एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर यस अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू टी का अवकलन 1 माइनस 2 का अवकलन 0। तो इससे क्या आ गया हमारा डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इस कण का त्वरण क्या हो गया 6। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है 6t, तो 6 आया, 6t तो आया नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन दिया है 2t, तो ये भी नहीं। और परिवर्ती का मतलब यह है कि यह कण t के सापेक्ष त्वरण में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि इस कण का त्वरण डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 6। तो इसमें t के चेंज होने पर भी इसके त्वरण में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस कण का त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही हो, यानी कि कोई लिफ्ट है जो कि बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। तो लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति, तो ये कोई व्यक्ति है इसमें को अपना भार महसूस होगा। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि लिफ्ट से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में उस सभी को डिस्कस करेंगे कि अगर लिफ्ट एक समान वेग से, अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट है एक समान वेग से आ रही है नीचे की ओर, तब उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार अपने भार के समान, यानी कि भार में वेट में नो चेंज होगा, यानी कि उसको अपने भार में कोई भी बदलाव महसूस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यही लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रही है,
तब क्या होगा, इसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। और अगर लिफ्ट बहुत ही तेज़ी से नीचे आ रही है तब इसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होगा। आप सभी इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटा हुआ महसूस होगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। तो पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, जो कि बताता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया जाए। और दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन साहब का दूसरा नियम है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, बल का समीकरण। आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि दूसरे नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है और पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय नियम। तो पहले ऑप्शन में क्या है, बल की परिभाषा। तो ये तो पहले नियम से प्राप्त होता है, पहले नियम से क्या प्राप्त होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, बल का समीकरण प्राप्त होता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रक्षेप गति में किसी वस्तु को अधिकतम परास यानी मैक्सिमम रेंज देने के लिए क्या होगा, प्रक्षेप कोण पूछा गया है। यानी कि किसी, मान लीजिए कोई प्रक्षेप है, इसमें हमें इस कण को मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्स तक पहुंचाना है, तब यही थीटा कोण यही पूछा गया है कि किस एंगल से हम इसको प्रक्षेपित करें कि यह कण मैक्सिमम रेंज तक जाए। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज तक भेजने के लिए थीटा का मान 45 अंश होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी कण को हमें मैक्सिमम हाइट तक भेजना है, यानी कि इस प्रक्षेप में हमें इस कण को मैक्सिमम हाइट तक भेजना है, तब क्या हो जाएगा, तब थीटा इज इक्वल टू 90 अंश पर हमें इस कण को प्रक्षेपित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम व्याख्या करता है, यानी कि ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ किस चीज़ की व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा है एंथैल्पी, चौथा है गति। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, आइए देखते हैं फिर इनसे सभी बनने वाले सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम ये डिफाइन करता है टेम्परेचर को यानी कि ताप को। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को, किसे डिफाइन करता है, आंतरिक ऊर्जा को, जो कि किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एंथैल्पी की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट कि जल को 4 डिग्री सेल्सियस से कम या अधिक तापमान करने पर इसके आयतन में होगी वृद्धि, कमी, एक समान, कुछ कह नहीं सकते। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। क्या होता है, जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। तब आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि घनत्व मैक्सिमम होने से इसका आयतन मिनिमम होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन मिनिमम होता है। और घनत्व तथा आयतन तथा टेम्परेचर के बीच ग्राफ ऐसे बनता है कि यहाँ पर सबसे कम आयतन पर क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन है,
तो इससे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ से कि इससे अगर कम टेम्परेचर होगा तब भी इसका आयतन बढ़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी बढ़ेगा। तो इस ग्राफ से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो आप सभी लोग क्या कर लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके आयतन में वृद्धि होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान होगा। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस और बनते हैं, तो आप सभी उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए जो कि जी से यानी गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड बनते हैं। तो आप सभी नोट कीजिए कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान कितना होगा? अपरिवर्तित होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कि पृथ्वी पर यदि, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी तो इससे ध्रुवों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर जी के मान में कमी आएगी। इतना आप सभी नोट कीजिए कि दोनों ध्रुवों पर जी के मान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर जी के मान में कमी आएगी। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों तरंग का समीकरण दिया गया है के बीच कलांतर होगा, यानी कि इसमें कलांतर फाई पूछा गया है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि कलांतर हम कैसे जांच करेंगे कि कलांतर कितना होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है साइन और यहाँ पर है कॉज। तो साइन और कॉस के बीच में डिफरेंस कितना होता है? π/2, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? π/2 का। तो कलांतर कितना हो जाएगा? π/2 का डिफरेंस है, तो पाई यहाँ पर रहेगा π/2, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि घर्षण बल है। तो इसमें घर्षण बल की प्रकृति पूछी गई है। आप सभी नोट कीजिए कि घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल है, जो कि एक असंरक्षी बल है, यानी घर्षण बल को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो घर्षण बल तथा श्यान बल दोनों बल असंरक्षी बल है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक क्यों आवेश रखा है। यानी कि एक घन है, तो सबसे पहले घन बना लीजिए। इसके कह रहे हैं एक केंद्र, तो घन का केंद्र होता है यहाँ पे, तो इस पे एक क्यों आवेश रखा गया है घन का। सभी भुजा का मान लंबाई सब बराबर रहती है घन की। तो इसे कह रहा है घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो आप सभी गॉस के नियम से परिचित होंगे, जिसमें क्या होता है φb इज इक्वल टू, इसका समीकरण क्या होता है? क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस द्वारा दिया गया समीकरण है, जो कि एक पृष्ठ से घिरे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी यहाँ पे फाई ई रहेगा। तो एक पृष्ठ से घिरे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो